बीए थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का और मित्रों का पीएसपी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर भूगोल के सेकंड पेपर राजस्थान भूगोल में यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 का हम दूसरा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, टॉपिक बी, और यूनिट आपका जो है वो भी सेकंड। ये भी जनसंख्या से संबंधित है। इससे पहले की क्लास में हमने राजस्थान में जनसंख्या वितरण, वर्गीकरण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी विस्तार से। उसी के क्रम में राजस्थान का लिंगानुपात, साक्षरता और कार्यशील जनसंख्या, इन 3 बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके आंकड़े और राजस्थान के मानचित्र में इनकी स्थितियों को प्रदर्शित करते हुए इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, साक्षरता किसे कहते हैं और कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी और किसी भी जनसंख्या के स्वरूप में इन कारकों का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको समझेंगे हम और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में लिंगानुपात। समझिए, लिंगानुपात का मतलब होता है लिंग से, जेंडर, और अभी तक एक तो पुरुष और दूसरा स्त्री। जनगणना में इन 2 को ही लेकर के चला जाता था, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसमें किन्नर प्रजाति को भी शामिल किया गया। तो मुख्य रूप से लिंगानुपात का जो संबंध है वो इन 2 से है। स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात पाया जाता है 1000 पर, वो उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन यहां पर मैंने लिख रखी है, देखिएगा। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, कोई जिला है, कोई संभाग है, कोई राज्य है, कोई देश है, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, उसमें स्त्रियों और पुरुषों का जो अनुपात पाया जाता है उस अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है और इसे प्रति 1000 पर जो है वो व्यक्त किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। जैसे भारत की बात करें हम, तो भारत के संदर्भ में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 अगर किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में पुरुष हैं तो उस पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है वो उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहा जाता है। कहीं कहीं पर किसी देशों में जो है 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को भी लिंगानुपात कहा जाता है, लेकिन ये हमारे भारत देश में इसको नहीं माना। हमारे भारत देश में माना है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है वो उस क्षेत्र के लिंगानुपात कहा जाएगा। तो लिंगानुपात का डेफिनेशन ये है कि किसी भी क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के बीच में जो स्त्री और पुरुषों के बीच का जो अनुपात पाया जाता है उसको हम लिंगानुपात कहेंगे, और ये लिंगानुपात 1000 पर व्यक्त किया जाता है और भारत के संदर्भ में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। आगे बात करेंगे हम कि लिंगानुपात जो है वह किसी भी क्षेत्र में क्या महत्व रखता है। तो समझिएगा, लिंगानुपात स्त्री और पुरुषों की संख्या को बैलेंस बनाता है। अगर किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष हैं और उस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या जो है वो 600 है, 1000 पुरुषों पर 600 महिलाएं हैं, तो आप समझिएगा कि उस क्षेत्र में 1000 पुरुष 600 महिलाएं, यानी कि 400 पुरुष ऐसे हैं जिनका महिलाओं का अनुपात या रेशो से कोई लेना देना नहीं है, यानी 400 पुरुषों की संख्या अधिक है। अब चूंकि मानव का विकास, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रह करके अपने परिवार के साथ रह करके अपना परिवार के साथ में अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ में वह सामूहिक रूप से अपना विकास करता है। और अगर किसी क्षेत्र में अगर 400 की संख्या में से पुरुष हैं कि जो वैवाहिक बंधन में बंधे ही नहीं है, उनका परिवार ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह जो 400 पुरुष हैं, ये एक अपन बात कर रहे हैं कि लिंगानुपात का प्रभाव क्या होता है समाज पर, सोसाइटी पर, व्यक्ति विशेष पर। तो उसका जो प्रभाव है वह यह दिखाई देगा कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को जो है अपने जीवन के लिए, जैसे जीवन को विकास करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ
भौतिक संसाधनों की जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही नहीं वैसे उसको शारीरिक जो है वह भी उसकी आवश्यकता होती है, और जब वह आवश्यकताएं उसकी पूर्ति नहीं होती है उसकी, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति का जो एक समूह है, यह समूह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ करके एक ऐसा समूह बन जाता है कि जो समाज में ये जितने प्रकार के अपराध होते हैं उन अपराधों को ये अंजाम देते हैं। यानी कि सामाजिक दोष, अपराध, इन सारी चीजों के पीछे ये अनुपात जो है, अगर ये अनुपात अनबैलेंस है, असंतुलित है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव छोड़ता है। तो इस कारण से समाज में, उस समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए और व्यक्ति को संतुलित करने के लिए जो है वो ये अनुपात जो है वो सम यानी बैलेंस इसका बनना चाहिए। अगर 1000 पुरुषों पर 900 से अधिक स्त्रियों की संख्या है तो ये ठीक दशा मानी जा सकती है। 950 से अधिक संख्या है तो ये और अच्छी मानी जा सकती है, और अगर ये 990 और उससे ऊपर है तो ये बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से समाज में हमेशा प्राचीन समय में क्या होता था कि बड़े बड़े परिवार होते थे, तो बड़े बड़े परिवारों में क्या होता था कि अगर 3-4 लड़के हैं तो 3-4 लड़कियां भी होती थी और वो बैलेंस बनता था। लेकिन वर्तमान में हमने देखा है कि जैसे ही फैमिलीज एजुकेटेड हुई है, शिक्षित हुई है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि वो एजुकेशन तो उन्होंने प्राप्त किया है लेकिन सोच उनकी वही पुरानी ही है, पुरानी सोच ही बनी हुई है। कौन सी वाली? कि व्यक्ति का अपना वंश लड़के के जन्म के साथ ही होगा, आगे बढ़ेगा, चलेगा, ये हमारी सोच बनी हुई है। चाहे हम कितने भी शिक्षित हो गए लेकिन आज भी व्यक्ति की जब पहली लड़की होती है तो वो लड़के की उसकी चाह बनी रहती है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि वहाँ पर ये जो स्थितियां हैं वो बदल जाती हैं। तो दूसरा हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सोसाइटी, बहुत सारे समाज वर्ग ऐसे भी हैं जो लड़की का जन्म जो है वो शुभ नहीं मानते हैं, अशुभ मानते हैं, और उसका भ्रूण में ही हत्या हो जाती है, उसकी भ्रूण में हत्या करवा देते हैं, जांच करवाते हैं, और सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां इस पर लगाई है, लेकिन फिर भी छोटे-मोटे रूप से ये घटनाएं देखी जा सकती हैं। तो ये सारे ऐसे कारण हैं, ऐसे कारक हैं जो लिंगानुपात को जनगणना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बात करेंगे हम लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अगर किसी क्षेत्र में लिंगानुपात कम है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम है, तो उसका कारण क्या है? तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधा लिंगानुपात को प्रभावित करती है। दूसरा, मृत्यु दर में अंतर, मृत्यु दर में जब अंतर पाया जाता है जन्म के साथ में, तो वहां पर भी आपको लिंगानुपात जो है वो प्रभावित दिखाई देता है। नगरीय परिवेश, ये भी सुविधाएं नगरीय परिवेश में अधिक मिल जाती हैं जबकि ग्रामीण परिवेश में नहीं मिल पाती हैं। उसके साथ में जन्म दर में अंतर, ये भी एक कारण है। मृत्यु दर का अंतर जो है और जन्म दर का अंतर, ये अंतर लिंगानुपात को प्रभावित करता है। कैसे देखिएगा कि स्त्री की मृत्यु जो होती है वह कम समय में हो जाती है, कम समय में, ये भी एक कारण है। और जन्म दर में हम देखते हैं कि पुरुष वर्ग जो है उसकी प्रधानता होती है। तो ये भी, ये दोनों कारण है, वो भी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों है, वो भी लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं। परिवार नियोजन की प्रक्रिया, ये भी लिंगानुपात को प्रभावित करता है। युद्ध, अब युद्ध जब होता है तो उसमें सर्वाधिक जो होता है वो पुरुषों की संख्या होती है। पुरुष युद्ध को लड़ते हैं तो भारी मात्रा में मारे जाने वाले पुरुषों की संख्या होती है, तो ये भी लिंगानुपात को प्रभावित करता है। आगे है ग्रामीण परिवेश, ये भी लिंगानुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ग्रामीण सोच जो बनी होती है उसमें हम देखते हैं कि बालक का जन्म जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, इस कारण से पुरुषों की जो संख्या वो बढ़ जाती है, अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम। महामारियां, ये भी लिंगानुपात को प्रभावित करता है। समाज व स्त्रियों का महत्व, आज भले हम कहते हैं कि समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता है और दिया गया है, 50% आरक्षण भी दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी स्त्रियों को जो है वह हीन भावना से समाज में देखा भी जाता है और उनको वो जो दर्जा हम बातों में कहते हैं वो दर्जा आज तक उनको प्राप्त हुआ नहीं है। शिक्षा का स्तर, ये भी देखा जाता है। हमारे सोसाइटी में हम बात करें अगर एग्जाम्पल के तौर पर, तो कांस्टेबल का अगर एग्जाम होता है और उसमें बच्चे का चयन हो जाता है तो हम बहुत खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन अगर कांस्टेबल में ही एक बच्ची का सिलेक्शन होता है, लड़की का सिलेक्शन होता है, तो हम सोचते हैं कि क्या कांस्टेबल की नौकरी, जॉब जो है वो क्या वो लड़की कर पाएगी, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी होती है और वो ऐसा फील्ड है कि उस फील्ड में क्या लड़की को भेजना चाहिए। तो ये शिक्षा का और ज्ञान का और हमारे बुद्धि कौशल का ये भी अंतर, शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी आज भी वो बना हुआ पीछे का
उसके साथ में अकाल की परिस्थितियां और आंदोलन की परिस्थितियां, ये सारे वो कारक हैं जो लिंगानुपात को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। आगे कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे। वर्षवार लिंगानुपात राजस्थान और भारत के संदर्भ में आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि लिंगानुपात की स्थितियां बढ़ी हैं या घटी हैं। तो हम देखते हैं 1901 में राजस्थान में लिंगानुपात जो था 1000 पुरुषों पर जो है फीमेल, 905 स्त्रियों की संख्या थी, जबकि भारत में 1000 पुरुषों पर 972 महिलाओं की संख्या थी, जो कि बहुत अच्छी मानी जा सकती है। 1921 में आंकड़े और बदले और राजस्थान का लिंगानुपात और डाउनफॉल पे आता है, माइनस होता है, 905 से 896 हो जाता है, जो कि आप देखिए लगभग 9 की कमी हो जाती है। और भारत में भी ये कमी 955 के रूप में देखी जा सकती है। 1951 30 सालों के अंतराल के बाद में फिर हम देखते हैं तो वापस से लिंगानुपात की जो स्थिति है वो बढ़ती है, और बढ़ती कितनी है तो देखिए 4 यहाँ से प्लस और ये 25 लगभग लिंगानुपात बढ़ जाता है, और यहाँ पर वापस से 9 की जो है 9 की कमी हो जाती है भारत में। 1971 में राजस्थान में वापस से कमी होती है, भारत में भी और कमी होती है। 1991 में राजस्थान में वापस कमी, 2001 में भी वापस बढ़ोतरी हो जाती है, और 2011 में हम देखते हैं कि वापस बढ़ोतरी हुई, जबकि यहाँ पर यह आंकड़ा जो है वह निरंतर कम होता जा रहा है। यहाँ पर वापस से प्लस हुआ और यहाँ पर भी प्लस हुआ, क्योंकि अब समाज में थोड़ी सी सोच बदली है, शैक्षिक स्तर बदला है, और व्यक्ति की पारंपरिक जो सोच थी वो भी बदली है। इस कारण से अब धीरे धीरे लिंगानुपात में ये आंकड़े हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भी 1000 होनी चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में शैक्षिक स्तर, शिक्षा का जो स्तर है या शिक्षा की जो प्राप्ति है वो संपूर्ण या समूल समाज में पहुंच गई है। लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षा के स्तर के आधार पर समाज में ये सोचने लगे हैं कि किस प्रकार से पुरुष और स्त्री दोनों का समान दर्जा समाज में बना होता है। आगे चलेंगे। राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात के आंकड़े हैं, ये आप देख लीजिए। कुल लिंगानुपात वर्षवार दे रखा है, और वर्षवार में फिर हम बात करेंगे। देखिए आंकड़े, ये नगरीय समुदाय है और ग्रामीण समुदाय, तो आपको इसके आधार पर देखिए 1901 में कुल लिंगानुपात 905 था, उसमें से ग्रामीण लिंगानुपात अगर हम देखें तो 898 था, जबकि नगरीय लिंगानुपात 947 था। ये डिफरेंस है, क्योंकि शहरों में लोग पढ़ लिख करके ये समझते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, वह छोटा परिवार अगर रहेगा तो वहां पर सारी भौतिक सुविधाएं परिवार के सभी सदस्यों तक आसानी से पहुंच जाएंगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में वो सोच, वो शिक्षा का स्तर बना हुआ नहीं था। इस कारण से लिंगानुपात कम है। और ये तीनों ही आंकड़े जो हैं वो आपको ये प्रदर्शित करेंगे, इसको छोड़ करके, कि किस प्रकार से ग्रामीण लिंगानुपात हमेशा कम रहा है और नगरीय लिंगानुपात अधिक रहा है, कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या हमेशा नगरीय क्षेत्रों में अधिक बनी रहती है। उसका कारण यही है कि वहां पर छोटे परिवार नियोजन की प्रक्रिया, इन सारी चीजों का महत्व जो है वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, इस कारण से इन चीजों को समझते हैं। अगला बिंदु है राजस्थान में लिंगानुपात का वितरण। आपको मानचित्र के आधार पर समझ में आएगा, ये थोड़ा सा इसकी लाइट कम है, मैं बता देता हूं आपको, कि जहां पर इंडेक्स में इस तरीके का डेकोरम किया हुआ है वह लिंगानुपात के निम्न प्रदेश है। यहां पर लिंगानुपात जो है वो आपका निम्न पाया जाता है। जहां पर इस तरीके से मार्क किया हुआ है वहां पर लिंगानुपात मध्यम पाया जाता है, और जहां पर ब्लैंक है पार्ट वहां पर उच्च लिंगानुपात स्थिति पाई जाती है। अब उच्च लिंगानुपात की सबसे पहले बात करते हैं हम। ये जो क्षेत्र है ये उच्च लिंगानुपात का क्षेत्र है, उच्च लिंगानुपात यहां पर पाया जाता है। जबकि निम्न लिंगानुपात की बात करें हम तो निम्न लिंगानुपात की स्थिति बनती है ये जोन, उसके बाद में ये जोन,
ये क्षेत्र, इसके बाद में ये जो है ये निम्न, ये भी निम्न, ये भी निम्न। ठीक है, यहां पर ये जो क्षेत्र है वह आपका मध्यम, और ये भी आपका मध्यम, और ये भी आपका मध्यम लिंगानुपात पाया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में अगर हम देखें तो निम्न लिंगानुपात का क्षेत्र जो है वो ये क्षेत्र बनता है। अधिकांश रूप से ये पूरा क्षेत्र जो है वो निम्न लिंगानुपात का क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये भी निम्न लिंगानुपात का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये उच्च लिंगानुपात पाया जाता है इस जोन में, और ये जो क्षेत्र है ये वाला ये मध्यम लिंगानुपात का क्षेत्र आता है ये पूरा। अब आपको यहाँ से हम आगे ले चलेंगे जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अनुसार पता चलेगा कि निम्न प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, मध्यम में कौन कौन से जिले आते हैं और उच्च में कौन कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले उच्च लिंगानुपात वाले जो राजस्थान के जिले हैं उनका चार्ट देखिए आप। देखिए, उच्च लिंगानुपात वाले जिलों में अगर हम देखें तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालोर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और सीकर, यानी प्रदेश का जो आपका मध्य और दक्षिणी पार्ट था ये क्षेत्र जो है वह, और ये जो जोन है ये जोन जो है वहां पर उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। और उच्च लिंगानुपात कितना, तो यहां पर ये 950 से अधिक लिंगानुपात इस क्षेत्र में पाया जाता है। मध्यम लिंगानुपात वाले प्रदेशों की बात करें तो इसके अंतर्गत 10 जिले आते हैं, इसमें भी 10 जिले आते हैं जिनका लिंगानुपात 900 से 950 के बीच है। यहां पर 950 से अधिक है, और ऐसे 10 जिले हैं। 10 जिले मध्यम लिंगानुपात के भी हैं, लेकिन इनका लिंगानुपात 900 से 950 के बीच में है। कौन कौन से हैं? नागौर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, टोंक, अजमेर, झालावाड़, बारां, जोधपुर, बूंदी। ये जिले ऐसे हैं जहां जिनका लिंगानुपात मध्यम है, यानी 900 से 950 के बीच में। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी है आपकी निम्न लिंगानुपात वाले जिले, और निम्न लिंगानुपात वाले जिलों में हम देखेंगे इसमें राजस्थान के 13 जिले आते हैं, और जिनका 900 से कम लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 900 से कम। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। ये जिले ऐसे हैं जो निम्न लिंगानुपात के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह लिंगानुपात का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आगे चलेंगे हम। अब यहाँ पर लिंगानुपात के जो चार्ट हैं, इन चार्टों को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में लिंगानुपात वाले जिले सर्वाधिक कौन कौन से हैं, न्यूनतम कौन से। ये पूरा चार्ट एक बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनका लिंगानुपात जो है वो 980 से अधिक है, 980 से अधिक है। जबकि निम्नतम लिंगानुपात वाले जिलों में हम देखेंगे तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर जिले आते हैं, जिनका 850 से लगा करके 887 के बीच में आ रहा है, जो कि 900 के भी आसपास नहीं है। तो ये जिले जो ऐसे हैं जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। आगे देखिए, नोट में लिखा हुआ है राजस्थान का कुल लिंगानुपात 2011 में जो है 928 है, तथा भारत में इसका 21वां स्थान है। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2011 के अकॉर्डिंग 928 लिंगानुपात है 1000 पर, और भारत में राजस्थान राज्य का 21वां स्थान आता है। उसके साथ में राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक और न्यूनतम वाले अगर जिले हम देखें तो उसका भी चार्ट बना हुआ है, ये भी देख लें आप। उसमें टॉप पर बांसवाड़ा है 934, प्रतापगढ़ 933, उदयपुर 924, भीलवाड़ा 923 और डूंगरपुर 922। इसमें भी लगभग उदयपुर के जो हैं संभाग के 4 जिले हैं, और भीलवाड़ा न्यूनतम में देखिए झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर और धौलपुर, यही जिले जो आपके वहां पर लिंगानुपात में कम आ रहे थे वो शिशु लिंगानुपात में भी कम आ रहे हैं, वहां पर भी उनका कमी है लिंगानुपात। इस प्रकार से ये लिंगानुपात के आंकड़े थे। ठीक है, इस प्रकार से
अब हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में साक्षरता, देखिए साक्षरता हम किसे कहेंगे तो डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भूभाग में कोई व्यक्ति जो अपनी मूल भाषा में लिख सके, पढ़ सके और गणितीय परिकलन जोड़ बाकी गुणे भाग गणितीय परिकलन कर सके, वह व्यक्ति जो है वो क्या कहा जाएगा, साक्षर कहा जाएगा, उसको हम कहेंगे साक्षर व्यक्ति। तो साक्षरता की डेफिनेशन होगी, आंकड़ों के अनुसार कुछ आंकड़े निकले हुए हैं। 1991 में राजस्थान में साक्षरता देखिए 38.55, जबकि भारत में 52.21 थी। 2001 में राजस्थान में साक्षरता का जो परसेंटेज है वो बढ़ा 60.04 हुआ, जिसमें पुरुष साक्षरता 75 और महिला साक्षरता जो है वो 43.50 से भी कम देखिए। 2011 में राजस्थान में साक्षरता हम देखेंगे टोटल तो 67.06 कुल साक्षरता फिर बढ़ी। पुरुष साक्षरता 75 से 80 हो गई, 5% की और वृद्धि हुई और स्त्री साक्षरता में भी वृद्धि आई। लेकिन आज भी ये आंकड़ा देखो आप, राजस्थान में साक्षरता पुरुष की 80 है, 100 में से 80 लोग पढ़े हुए हैं पुरुष, जबकि महिलाओं में 52 यानी 50 के आसपास है, आधी महिलाएं पढ़ी हुई हैं। जबकि हम आधा आरक्षण की बात करते हैं कि 50% आरक्षण महिलाओं को आरक्षित है, कहाँ पर यहाँ कहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये वेरिएशन जो है वो साक्षरता में हमारे को दिखाई देता है। साक्षरता का महत्व समझेंगे। राजस्थान में साक्षरता का महत्व के कुछ बिंदु हैं। किसी भी क्षेत्र में साक्षरता उसके सामाजिक, अगर महिला या पुरुष साक्षर है, पढ़ा लिखा है, तो सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को जो विकास का सूचक है वह उस स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए काम करेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में उच्च साक्षरता पाई जाती है। उत्तर और उत्तर पूर्वी जो जिले हैं उनमें उच्च साक्षरता पाई जाती है और इस कारण से वह क्षेत्र जो है वो राजस्थान में, उस प्रदेश में जो है वो आगे भी विकास की गति में जो है वो आगे दिखाई देता है। साक्षरता के कारण राज्य में आधुनिकीकरण तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो सरकार की योजनाओं को समझ पाएगा, परिवार को संतुलित कर पाएगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाएगा, समाज में कुप्रथाओं को जो है वो दूर करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा। ये सारी चीजें साक्षरता के बाद ही आती हैं और साक्षरता के कारण राज्य में औसत आयु में वृद्धि हुई है। विकासीय योजनाएं, आर्थिक योजनाएं, पोषण क्षमता में वृद्धि के लिए सुधार नियमित रूप से किए जा रहे हैं। यानी व्यक्ति अगर साक्षर है, पढ़ा लिखा है, तो वह किसी भी बात को आसानी से समझ भी जाएगा और जो समझ चुका है उसको समाज में अन्य लोगों तक वह जो समझदारी की बात है वह पहुंचाने का प्रयास भी करेगा। इसलिए व्यक्ति को साक्षर होना बहुत ही आवश्यक है। आगे चलें। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये सारे ऐसे कारक हैं कि वह साक्षरता को प्रभावित करते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था का प्रकार, भौतिक दिशाएं, धरातलीय संरचनाएं, समाज में स्त्रियों का दर्जा क्या है, मूल्य प्रणाली क्या है, तकनीकी विकास स्तर, परिवहन संचार साधनों का विकास, सरकारी नीति क्या चल रही है लोगों को पढ़ाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए, नगरीकरण की मात्रा, रहन सहन का स्तर। ये सारी चीजें ऐसी है जिनको देख करके व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी पढ़े लिखे और कोई ऐसा काम कर सके जिससे उसका विकास हो सके, उसके परिवार का विकास हो सके और परिवार जो है वह विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। उसके साथ में ही राजस्थान में साक्षरता की स्थिति देख लीजिए। सर्वाधिक साक्षरता जो है वो कोटा में, सर्वाधिक साक्षरता कोटा 77.48% और न्यूनतम साक्षरता अगर हम देखें तो झालोर में 55.58%। ठीक है। उसके साथ में राजस्थान में प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला डूंगरपुर और 2001 के अनुसार राजस्थान भारत में साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 23वां। 29 राज्यों में राजस्थान का 23वां स्थान है। यानी कितने पिछड़े हुए हैं आज भी साक्षरता की दृष्टि से, वो हमको इस आंकड़ों से पता चलेगा। आगे चलेंगे। राजस्थान में साक्षरता का वितरण, ये कुछ आंकड़े हैं। राजस्थान में साक्षरता 1951 में, 2001 में और 2011 में कितना फर्क है, कितना अंतर है? तो 9 गुना तक वृद्धि हुई 1951 से 2011 तक, 9 गुना। उसके बाद में महिला साक्षरता में अगर हम देखें तो लगभग 26 गुना वृद्धि देखी जा सकती है कि 1951 आज़ादी के समय भारत में और राजस्थान में साक्षरता का जो प्रतिशत महिलाओं में था वो 2.66% था। 100 में से 2 महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी और 2011 यानी इन 50 से 70 सालों में जो है वो हमने लगभग
आधी महिलाओं को साक्षर किया है, तो वृद्धि दर अगर हम देखें तो 26 गुना वृद्धि पाई जाती है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता के आंकड़े देखेंगे तो ये वृद्धि 6 गुना वृद्धि जो है वो लगभग देखी जा सकती है। 1951 के आसपास 13.88% था, जो कि 2011 में आकर के लगभग 80% के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति इसको कहा जा सकता है। उसके बाद में राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या, इस विषय वस्तु को मैंने आपको बता दिया था कि 1 से 11 वर्ष की जो वर्ग होता है उसको बाल वर्ग कहा जाता है, 15 से 59 वर्ष जो होता है उसको युवा वर्ग कहा जाता है, और 60 वर्ष से अधिक जो होता है उसको वृद्ध वर्ग कहा जाता है। और ये वर्ग, बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग, ये दोनों वर्ग ऐसे होते हैं जो किस पर डिपेंड होते हैं, तो ये युवा वर्ग पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये चाह करके भी काम नहीं कर सकते, और वृद्ध वर्ग को अगर वो काम कर भी रहा है तो सरकार उसको रिटायरमेंट देकर के घर पे बिठा देती है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों वर्गों को हम निष्क्रिय वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? निष्क्रिय वर्ग। और ये जो है वह सक्रिय या क्रियाशील या कार्यशील वर्ग कहलाता है। और जिस प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जितना अधिक होगा, युवा वर्ग जितना अधिक संख्या में पाया जाएगा, तो वह क्षेत्र उतनी ही तीव्र गति से विकास कर पाएगा बनिस्पत अगर ये दोनों वर्गों की संख्या जो है वो कम होगी तो, क्योंकि इनका बर्डन जो होता है वो युवा वर्ग पर होता है। इस कारण से इनकी संख्या जो है वो युवा वर्ग की अपेक्षा कम होनी चाहिए और युवा वर्ग की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो कार्यशील जनसंख्या का इस प्रकार से ये वर्गीकरण है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में व्यावसायिक संरचना के आधार पर इसको देखें तो देखिए, कार्योत्तर जनसंख्या किसे कहेंगे और कार्येतर जनसंख्या किसे कहेंगे। तो सबसे पहले कार्यरत जनसंख्या किसे कहेंगे? मानसिक व शारीरिक क्रियाओं द्वारा आर्थिक दृष्टि से किसी उत्पाद कार्य में भाग लेना। मानसिक और शारीरिक यानी मस्तिष्क और शरीर का बल, ताकत, ऊर्जा, इसके द्वारा किसी क्रियाओं में काम करके आर्थिक दृष्टि से किसी उत्पाद को तैयार करना, ये कार्यरत जनसंख्या कहलाती है। और कार्येतर जनसंख्या किसे कहते हैं? इस जनसंख्या के अंतर्गत ऐसा वर्ग सम्मिलित किया जाता है जिसमें बिना किसी कार्य के आय प्राप्त की जाती है, बिना कोई काम किए हुए आय प्राप्त होती है, उसको हम कार्येतर जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों जो है वो अंतर से स्पष्ट होते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम राजस्थान में कार्य शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दो कारक है, एक तो भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। ये दोनों कारक किसी भी क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या, युवा वर्ग की जो जनसंख्या होती है उसको प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से? जलवायु वहाँ की, उच्चावच, जल आपूर्ति और ऊर्जा संसाधन कैसे हैं, जिस आधार पर व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक उद्योग धंधे, कृषि कार्य कर सकें और अधिक से अधिक उत्पादन करके इनकम प्राप्त कर सके, जिससे अपनी आवश्यकताओं को और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जबकि मानवीय कारक में भौतिक दिशाएं, जनांकिकी, उस परिवार में लोगों की संख्या कितनी, अगर सीमित परिवार होगा तो वह अपना विकास तीव्र गति से कर पाएगा। अगर उस परिवार में युवा 2 हैं और महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या और वृद्धों की संख्या अधिक है, तो फिर वह परिवार विकास नहीं कर पाएगा, और वह परिवार विकास नहीं करेगा तो समाज विकास नहीं करेगा, और समाज विकास नहीं करेगा तो गांव नहीं करेगा, और गांव नहीं करेगा तो प्रदेश नहीं कर पाएगा। इस तरीके से मानवीय कारक और भौतिक कारक जो हैं वो कार्य शक्ति को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कार्यशील जो जनसंख्या है उसका संगठन किस प्रकार से तय किया जाता है? तो देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में अगर हम देखें तो कार्यरत जनसंख्या जो मानसिक और शारीरिक रूप से काम करती है ऐसी लगभग 46% जनसंख्या है, यानी 54% पॉपुलेशन ऐसी है जो कार्यतर है या फिर आपकी निष्क्रिय जनसंख्या है। तो इस कारण से राजस्थान प्रदेश जो है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा अभी भी 23वें स्थान पर पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ होने का महत्वपूर्ण जो कारण है वो यही है। ये पॉपुलेशन जिस दिन 50, 55, 60, 65, 70 तक पहुंच गई, उस समय राजस्थान विकास के पथ पर बहुत तीव्र गति से चलने लग जाएगा। राज्य में अगर हम देखें सर्वाधिक कार्यरत जनसंख्या अगर है तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में है, और चित्तौड़गढ़ जिले, ये प्रश्न आया हुआ है, लगभग 54% आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो कार्यरत जनसंख्या में आती है। जबकि न्यूनतम कार्यरत जनसंख्या कोटा जिला, ये भी हमको याद रखना है कि यहाँ पर लगभग 35% से कम लोग जो है वो कार्यरत जनसंख्या में शामिल हैं।
कारण क्या है इसके? राज्य में स्त्री और पुरुष रोजगार दरों में विषमताएं हैं। पुरुष के लिए तो रोजगार हैं, स्त्रियों के लिए नहीं है, और बहुत सारे रोजगार हैं भी सही, तो समाज या परिवार उन रोजगारों को करने के लिए महिलाओं को इजाजत नहीं देता, ये भी कारण है। आयु व रोजगार, आयु के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं है। निवास स्थान में भिन्नता, ये भी एक कारण है। मरुस्थलीय भाग है, पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, मैदानी भाग है, तो इस कारण से भिन्न भिन्न ये इन कारणों के कारण जो है वह लोगों को काम धंधा रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिल पाता नहीं है, जिस कारण से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। कार्यशील जनसंख्या का वितरण देख लीजिए। उच्च कार्यशील जनसंख्या के जिले कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जो 45% से अधिक सहभागिता जिन जिलों की है, तो उन जिलों में कौन कौन से आते हैं? चित्तौड़, झालोर, अलवर, डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, बाड़मेर, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जिले ऐसे हैं जो लगभग 45% से अधिक यहाँ पर कार्यरत जनसंख्या पाई जाती है। तो इस कारण से उच्च कार्यशील जनसंख्या जिलों में ये सम्मिलित है। जबकि मध्यम कार्यशील जनसंख्या प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वे जिले आते हैं जिनका 40 से 45% पॉपुलेशन जो है जनसंख्या कार्यरत जनसंख्या में सम्मिलित है। और इसमें आने वाले जो जिले हैं वो हैं 14 जिले राजस्थान के: चूरू, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, उदयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, दौसा, सिरोही, राजसमंद, भरतपुर, नागौर और गंगानगर। ये जिले ऐसे हैं जो मध्यम कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित होते हैं। और निम्न कार्यशील जनसंख्या प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसमें वे प्रदेश आते हैं जिनकी कुल जनसंख्या में से मात्र 40% जनसंख्या या 40 से कम पॉपुलेशन जो है वह कार्यरत जनसंख्या में सम्मिलित है। और राजस्थान के ऐसे 9 जिले हैं जो इसमें आते हैं, जिसमें झुंझुनू, करौली, पाली, बीकानेर, अजमेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर और कोटा, ये जिले ऐसे हैं जो निम्न कार्यशील जनसंख्या प्रदेश में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से इनको मानचित्र में प्रदर्शन करके हम बता सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आज सेकेंड यूनिट का दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा। राजस्थान में लिंगानुपात, साक्षरता और कार्यशील जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से विशेषता और महत्व के साथ में प्रदर्शित हमने होता है, उन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इसके सारे नोट्स जो हैं वो आपके एप्लीकेशन पर दे रखे हैं, और ये क्लास जो है वो आप आसानी से देख करके समझ जाइएगा। और जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आए तो पर्सनली मुझे फ़ोन करके बताइएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।